जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज है 31 दिसंबर 2023 और आज की करंट अफेयर की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, अयोध्या धाम इसका नाम बदलकर कर दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या धाम। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। देखिए दोस्तों, अयोध्या रेलवे स्टेशन के बारे में, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या के भव्य रेलवे स्टेशन का 30 दिसंबर को उद्घाटन होना है। 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या एयरपोर्ट और नवनिर्मित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा 2023 में बदले गए नाम देख लेते हैं। दोस्तों किस किस के नाम बदले गए हैं देखिए। पंजोखोरा गांव हरियाणा, इसका नाम कर दिया है पंजोखरा साहिब। फिरोजाबाद का नाम बदलकर कर दिया है चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, इसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस कर दिया है। राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया है। हॉकी स्टेडियम रायबरेली का नाम रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ रावनी रामपाल के नाम पर कर दिया है। देखिए अगला है इसमें अल मिनहाद यूएई है, जो इसका नाम हिंद शहर कर दिया है। चर्च गेट रेलवे स्टेशन ये मुंबई में, इसका नाम चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कर दिया है। उस्मानाबाद शहर महाराष्ट्र का है, इसका नाम धाराशिव कर दिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। उत्तर प्रदेश के कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने संस्कृति उत्सव शुरू हुआ है। सांस्कृतिक विरासत ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। लखनऊ में देश का पहला एआई शहर स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 57 जिलों में साइबर थाने खोले जाएंगे। डीजीसीए ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए लाइसेंस दे दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है। फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर कर दिया है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के शर्मा ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए कंज्यूमर ऐप लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने किस डिग्री को खत्म करने की अधिसूचना जारी की है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एमफिल डिग्री को उन्होंने खत्म करने की घोषणा कर दी है। मास्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं एमफिल को, इसकी डिग्री को ख़त्म करने की घोषणा कर दी है। देखिए दोस्तों यूजीसी के बारे में, यूजीसी विद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों को चेतावनी दी है कि वे एमफिल की डिग्री के लिए किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला ना लें, क्योंकि यह मान्यता प्राप्त नहीं रही है। आगे देखिए 2022 में नए कानून के प्रकाशन से पहले प्रदान की गई एमफिल डिग्री मान्य होगी। दोस्तों जो 2022 से जो पहले कानून पारित हुआ है, उससे पहले जिसने जो डिग्री कर ली है उसकी वो डिग्री मान्य होगी, उसके बाद ये डिग्री मान्य नहीं होगी। देखिए दोस्तों एमफिल के बारे में, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, एमफिल के बारे में देखिए, मास्टर ऑफ फिलॉसफी इसका नाम है, एमफिल मास्टर ऑफ फिलॉसफी। यह 2 वर्षीय स्नातकोत्तर शैक्षणिक अनुसंधान डिग्री कार्यक्रम है। एमफिल काफ़ी हद तक पीएचडी के समान है, क्योंकि यह मुख्य रूप से एक शोध आधारित कार्यक्रम है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है दोस्तों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, इसके बारे में देख लीजिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे दोस्तों यूजीसी कहते हैं। देखिए इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1953 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो है जगदीश कुमार और शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। ये पॉइंट याद रखिए, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। ये दोस्तों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों 1994 में यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए बेंगलोर में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना की थी। यूजीसी विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। कौन? यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आगे देखिए दोस्तों, आगे अगला प्रश्न है हमारा,
महिंद्रा कोटक बैंक दोस्तों, ये कि एक निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक है। महिंद्रा कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं चेयरमैन? तो याद रखिएगा, इसके नए अध्यक्ष बने हैं CS राजन। CS राजन बने हैं, RBI ने हाल ही में घोषणा की है। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में CS राजन की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। उनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 2 वर्ष तक चलेगा। अंशकालिक अध्यक्ष प्रकाश आप्टे का कार्यकाल 31 दिसंबर 2023 को समाप्त हो रहा है, यानी कि आज इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कौन है? प्रकाश आप्टे। ये दोस्तों पिछले हैं आज तक। आगे देखिए दोस्तों, महिंद्रा कोटक बैंक के बारे में। महिंद्रा कोटक बैंक या कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए स्थापना इसकी 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गैर कार्यकारी निदेशक इसके उदय कोटक हैं और यह HDFC बैंक और ICICI बैंक के बाद बाजार पूंजीकरण के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। तो याद रखिएगा, पहले नंबर पे HDFC, दूसरे नंबर पे ICICI। देखिए दोस्तों, आगे देखिए अगला प्रश्न। आगे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका एक्ट 1934 का, कितने 1934 का इसका एक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और अब भारत सरकार RBI की मालिक है। RBI का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास हैं। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ हैं उनको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ देखिए, संदीप बत्रा दोस्तों ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। महेश्वर दयाल, ये दोस्तों जेल महानिदेशक। रुबेन अज़ार इजराइल के भारत में नए राजदूत हैं। मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन ADC है। रजत कुमार जैन, ये फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। रजत कुमार जैन। समीर शाह BCC के अध्यक्ष हैं। कंचन देवी ICFCI की पहली महिला महानिदेशक हैं। और सौरभ गांगुली, ये दोस्तों सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सौरभ गांगुली। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, विजयकांत का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो विजयकांत कौन थे? तो ये दोस्तों एक नेता थे और एक अभिनेता थे, यानी कि एक्टर और लीडर्स थे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए दोस्तों विजयकांत के बारे में, तमिलनाडु की राजनीतिक दल DMDK पार्टी के प्रमुख कैप्टन विजयकांत का हाल ही में निधन हो गया है। विजयकांत का पूरा नाम नारायण विजयराज अलगाव स्वामी था। वह 2011 से लेकर 2016 तक तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे थे। और देखिए आगे इनके बारे में, 2 बार विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। विजयकांत ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 1979 में की थी। विजयकांत ने 2005 में अपनी पार्टी देशीय मुरपोक्कू द्रविड़ मुन्नेर कड़कम का गठन किया था। दोस्तों इसी का शॉर्ट में नाम है DMDK। आगे देखिए दोस्तों, हाल ही में हुए निधन देख लेते हैं दोस्तों। साउथ कोरिया के एक्टर कौन है? ली सुन क्यून, इनका निधन हो गया। हॉलीवुड अभिनेता आंद्रे ब्रूगेर का निधन हो गया। टीवी एक्टर दिनेश फडनीस का हो गया निधन। अभिनेता जूनियर महमूद का भी निधन हो गया हाल ही में। अभिनेत्री R सुब्बालक्ष्मी, इनका भी निधन हो गया। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हेनरी किसिंजर का भी निधन हो गया। धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक CK गोपीनाथन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीवी, इनका भी निधन हो गया है। आगे देखिए, अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला, इनका भी निधन हो गया, वो है दोस्तों रोजलिन कार्टर का भी निधन हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए पहली बार रुपए में भुगतान किया है? दोस्तों पहली बार रुपए में भुगतान किया है जो कच्चा तेल खरीदा है, तो याद रखिएगा वो है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर है, संयुक्त अरब अमीरात। आगे देखिए दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के बारे में, भारत के बारे में। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात UAE के
खरीदे गए कच्चे तेल के लिए रुपए में अपना पहला भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर भारतीय मुद्रा को बढ़ावा देने हेतु भारत की ओर से यह एक कदम उठाया गया है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का 85% से अधिक आयात करता है। देखिए दोस्तों आगे, आरबीआई अब तक 22 देशों के साथ रुपए में व्यापार की सहमति बना चुका है। भारत वर्तमान में रूस से सर्वाधिक मात्रा में तेल आयात करता है। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कुछ पॉइंट। इसकी राजधानी है अबू धाबी इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। पीएम है यहाँ के मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम, ये यहाँ के कौन है, प्रधानमंत्री हैं। यहाँ की मुद्रा क्या है, दिरहम यहाँ की मुद्रा है। आगे देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के ऑकलैंड शहर में महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। दोस्तों ऑकलैंड शहर, आप सभी को पता है ऑकलैंड शहर ये दोस्तों न्यूजीलैंड का है। कहाँ का है, न्यूजीलैंड। यहाँ पर अपना महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी गई है। देखिए आगे, भारत न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में अपना महावाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। दोस्तों न्यूजीलैंड के भारत न्यूजीलैंड व्यापार परिषद भी ऑकलैंड में स्थित है। भारतीय उच्चायोग न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में स्थित है। आगे देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में देख लेते हैं। ये दोस्तों न्यूजीलैंड है ऑस्ट्रेलिया के पास में। ये दोस्तों न्यूजीलैंड है। यहाँ की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। राजधानी वेलिंगटन है। सम्राट कौन थे यहाँ पर, चार्ल्स तृतीय। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के दोस्तों प्रधानमंत्री हैं। और देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया है। तो दोस्तों किस संगठन को, तो वो किया है दोस्तों मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को हाल ही में गृह मंत्रालय ने इसे दोस्तों गैर कानूनी घोषित कर दिया है। देखिए दोस्तों, गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को मरसद आलम गुट को एक गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। संगठन को यूपा 1967 की धारा 3(1) के तहत 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ऊपा बोलते हैं। 1967 में आया था ये। भारत में 1967 में लागू किया गया प्राथमिक आतंकवाद विरोधी कानून है। भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को गैर कानूनी घोषित करने और दंडित करने के लिए ये अधिनियमित किया गया है। देखिए दोस्तों आगे देखिए, यूपा के बारे में देख लेते हैं। यूपा की कुछ महत्वपूर्ण धारा, तो धारा 13 है इसकी गैर कानूनी गतिविधियों के लिए सज़ा। धारा 16 आतंकवादी कृत्य के लिए सज़ा। धारा इसकी 17 क्या कहती है, आतंकवादी कृत्य के लिए धन जुटाने पर सज़ा। धारा 18(1) कहती है आतंकवादी शिविरों के आयोजन के लिए सज़ा। धारा 22 कहती है गवाह को धमकी देने के लिए सज़ा। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे है दोस्तों इसमें अगला सवाल है हमारा, वैश्विक क्रिकेटर भागीदार के रूप में कोका कोला ने किसके साथ साझेदारी को 8 साल आगे बढ़ाया है। 8 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया है कोका कोला ने। तो वो दोस्तों ICC है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कोका कोला के साथ साझेदारी को 8 वर्ष आगे बढ़ा दिया है। देखिए दोस्तों, कोका कोला ने ICC के साथ अपनी साझेदारी को 8 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और कोका कोला 2021 के 2031 के अंत तक तीनों प्रारूपों साझेदार के रूप में काम करेंगे। देखिए दोस्तों आगे देखते हैं ICC के बारे में। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। मुख्यालय इसका दुबई में है, जो संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं
और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एर्डालिस। जियोफ एर्डालिस इसके सीईओ हैं। आगे देखिए इसके दोस्तों कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। इटली ने टेनिस का डेविस कप 2023 का खिताब जीत लिया है। आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल बन गए हैं हार्दिक पांड्या के स्थान पर। पाकिस्तान के इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। अनाहत सिंह राष्ट्रीय सुकेन्स चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी बन गई हैं। वेस्टइंडीज के क्रिकेट खिलाड़ी मार्नर सैमुअल ने आईसीसी ने 6 साल का प्रतिबंध लगाया है। मैक्स वेरस्टैपेन ने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है। पंकज अडवाणी ने 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। आईसीसी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे देखिए दोस्तों, भारत ने अगले 5 वर्षों में कितने मूल्य के केले के निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो ये दोस्तों कितने मूल्य के? 1 बिलियन मूल्य के। याद रखिएगा, $1 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है। देखिए दोस्तों, भारत ने अगले 5 वर्षों में $1 बिलियन मूल्य के ताज़ा केले के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने पिछले महीने में समुद्री मार्ग से नीदरलैंड को ताज़ा केले की एक परीक्षण खेप का निर्यात किया है। वर्तमान में भारत से अधिकांश फलों का निर्यात हवाई मार्ग से हो रहा है। आगे देखिएगा दोस्तों, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य कौन कौन से हैं? भारत सरकार के आगामी लक्ष्य देखिए, कालाजार को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य ये दोस्तों 2023 रखा गया। सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानी को रेल नेटवर्क से जोड़ना ये दोस्तों 2023 रखा गया था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य 2023। ब्रॉड गेज रूट्स के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य 2023। और ये दोस्तों उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, दोस्तों डीजल को उपयोग नहीं करना है। कृषि में नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना, ये दोस्तों 2024 लक्ष्य रखा गया था। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य पहले 2022 था, अब 2024 कर दिया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य ये दोस्तों 2024 कर दिया है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य ये दोस्तों 2024 है। सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य 2025। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य 2025। ये दोस्तों भारत सरकार के लक्ष्य हैं। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, हाल ही में किस देश ने गाइडेंट मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड को लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान ने किया है। किसने किया है? पाकिस्तान ने। फतेह द्वितीय ये दोस्तों पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। देखिए, पाकिस्तान द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड लॉन्च किया है। यह 400 किलोमीटर की दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने गौरी हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परिक्षेपण किया है। आगे देखिएगा दोस्तों, रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कुछ प्रश्नों के। मुख्य सचिवों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली में। अधूधम आंध्र की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आंध्र प्रदेश। ली सुन क्यून का निधन हो गया, ये किस देश के प्रसिद्ध एक्टर थे? तो दक्षिण कोरिया। संतोष झा किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो ये दोस्तों श्रीलंका में। संतोष झा ये दोस्तों किस देश में राजदूत बने हैं? भारत के श्रीलंका में। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 1 जनवरी 2024 को पोलारिमेट्री मिशन एक्सपोसैट लॉन्च किया जाएगा? ये दोस्तों इसरो करेगा। भारत और किस देश ने भविष्य के लिए बिजली आपूर्ति हेतु कुडनकुलम संयंत्र समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस के साथ। नम्मा कार्गो ट्रक सेवा किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में। आगे देखिए दोस्तों, किस देश में पहली बार हिंदू महिला डॉक्टर सबीरा प्रकाश ने आम चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया है? तो ये दोस्तों पाकिस्तान में। केंद्रीय कैबिनेट
ने किस राज्य में दीघा सोनपुर को जोड़ने वाले पुल को मंजूरी दी है? बिहार। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने के लिए किस मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है? ये दोस्तों गृह मंत्रालय। आगे देखिए दोस्तों, जनरल नॉलेज का पिटारा, भारत में प्रथम पुरुष। देखिए, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी 1948 में बने थे। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति राकेश शर्मा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाला प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में दिया गया था गीतांजलि के लिए। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति अमर्त्य सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये दोस्तों आज का प्रश्न है, आपको इसका उत्तर बताना है। देश का पहला AI शहर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कहाँ पर विकसित किया जा रहा है देश का पहला AI जो शहर है, कौन से राज्य में कहाँ पर विकसित किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।